बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। फिर हमें फ़ौरन ही अगट्ठे चौकी में दाखिल होकर फ़ौजियों को हैंड्स अप कराना और इनका असला और असला खाने से अमुनेशन वगैरह इकट्ठा करना होगा। अगर उन्होंने मुदाखलत की कोशिश की तो पहले सिर्फ सिलेंसर वाले पिस्टल की सारी गोलियां चलाकर, और अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी तो दूसरा असला इस्तेमाल किया जाएगा। अगला सारा दिन चलते रहने के बाद दोपहर को हमें पेपर मिल्स दिखाई दी और हम एक चट्टान की आड़ में ताज़ा दम होने के लिए बैठ गए। मैंने साथियों को कहा कि मैं बाखूबी जानता हूँ और कैसर भी इसे आजमा चुका है कि फ़ौजी भी हम जैसे ही इंसान होते हैं और इनसे भी फाश गलतियाँ हो सकती हैं। गोरपुर का हवाई अड्डा मुकम्मल और फुल प्रूफ प्लानिंग और कैसर और हबीब की बेमिसाल बहादुरी की वजह से तबाह हुआ। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस चौकी में सिर्फ एक ग्रुप यानी 12 फौजी होंगे जिनकी कमान किसी सूबेदार या कैप्टन के पास होगी, और 10-12 फौजी बेखबरी में असला तान कर काबू पाना हम पांचों के लिए कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ दिलेरी और तेज़ी से अमल की ज़रूरत है। मैं अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहा था क्योंकि मेरे और कैसर के सिवा फौजियों से अभी तक किसी ने टक्कर नहीं ली थी। शाम को 6 बजे हम मिल्स की तरफ रवाना हुए। फौजी चौकी डूबते सूरज की शुआओं में साफ दिखाई दे रही थी। ये चौकी मिल्स के हाथे के बाहर दरियाए करनाफली के ऐन किनारे पर बनी हुई थी। मिल्स के मुलाजम के क्वार्टर और अफसरान के बंगले मुलाजम के हाथे के अंदर ही थे। हम जिन पत्थरों की ओट में बैठे थे इसके आगे चौकी तक कोई ऐसा पत्थर या चट्टान न थी जिसके पीछे छुपा जा सके। हमें लामहला रात ढलने का इंतज़ार करना था ताकि किसी की नज़र में आए बगैर चौकी तक जा सकें। अल्लाह का नाम लेकर ठीक 7 बजे मैंने साथियों को चौकी की तरफ चलने का इशारा किया और हम एक दूसरे से थोड़ा फासला रख कर चौकी की तरफ रवाना हुए। 15 मिनट में चौकी के हाथे में पहुंचकर मैंने एक बंद दरवाज़ा खटखटाया। एक हवलदार ने दरवाज़ा खोला और सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगा। मशरकी पाकिस्तान में मुलाजमत के दौरान मैंने थोड़ी बहुत बंगला भाषा सीख ली थी, लेकिन अपने हुलिये कद कामत और रंग में से कतन में बंगाली नहीं लगता था। सकूते ढाका के बाद मगरबी पाकिस्तानी ढाका में बांग्लादेशी फ़ौजियों से अपने ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर वहीं रह गए थे। चंद माह तो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में इन्हें ताल्लुकात की बिना पर बांग्लादेशी शहरियत मिल गई और इनके ज़ब्त शुदा असासे और कारोबारी सहूलतें भी बहाल हो गईं। इन्हीं में मेरे 2 दोस्त भी शामिल थे। एक तो फरीद खान था जिसकी बेबी आइसक्रीम ढाका में इसके मज़ाफ़ात में इंतहाई मकबूल थी, और गलस्तोन सिनेमा के सामने ही इसकी मरकजी दुकान थी। दूसरा फिल्म स्टार हारून था जिसके 2-3 कारखाने थे। वहाँ की मकबूल तरीन फ़िरोज़ डायरी भी इसकी मालकियत थी। चौकी पर मैंने फ़िरोज़ बनकर हवलदार से अपना तारफ़ करवाया और कहा कि मुझे फैक्ट्री के जनरल मैनेजर के घर जाना है और मेरे साथ 4 और अफराद भी हैं। हवलदार ने खुश मिजाजी का मुजाहरा करते हुए कहा कि आप लोग पहले यहाँ चाय पिएं, फिर हमारा कोई जवान आपको मतलूबा बंगले तक पहुँचा देगा। आप अपने साथियों को भी बुला लें, मैं कैप्टन साहब को आपकी आमद की इत्तला देता हूँ। अचानक ही इसने सवाल किया कि आपकी गाड़ी कहाँ है। हम तफरीह मूड में थे, लिहाजा चिटागंग तक हवाई जहाज़ से और यहाँ तक स्टीमर से आए हैं और गाड़ से यहाँ तक पैदल। मैं हंसते हुए जवाब दिया। हवलदार कैप्टन को हमारे मुताल्लिक बताने चला गया। इसी दौरान मैंने दरवाजे से बाहर आकर साथियों को इशारा किया कि फ़ौरन अंदर आ जाएं। इसके साथ ही मैंने दूसरा दरवाज़ा खोलकर झांका तो वहाँ जवानों के बिस्तर और चारपाइयाँ वगैरह थीं। मेरे पहले अंदाजे के खिलाफ यहाँ 5 कमरे थे। कैप्टन के दफ्तर के अलावा एक किचन और एक कमरा असला खाना और क्वार्टर गार्ड होगा जहाँ यकीनन मुसल्लह पहरेदार होना चाहिए था। जिस कमरे में हवलदार मुझे ठहरा कर कैप्टन के पास गया था वहाँ भी 3 बेड थे। कैप्टन यकीनन मिल के अंदर मेहमान खाने में रहता होगा। मैंने असर 9 प्लानिंग करते हुए बैक वक्त गार्ड रूम में मुसल्लह सिपाही पर काबू पाकर
اسلحہ خانے پر قبضہ کرنا اور کیپٹن سے اس کا سائیڈ آرم چھیننا تھا۔ فوجی قانون کے مطابق ڈیوٹی دینے والوں کے سوا چوکی یا کمپنی، ریجمنٹ، سینٹر، بریگیڈیئر اور ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں ڈیوٹی سے واپس آنے والے فوجی سب سے پہلے اپنا اسلحہ گارڈ روم میں جمع کرواتے اور روانگی اور آمد کی رپورٹ لکھواتے ہیں۔ میرے خیال میں ڈیوٹی دینے والے فوجی چوکی پر نہیں بلکہ ملز کے مختلف حصوں میں ڈیوٹی دینے پر مامور تھے۔ میرے ساتھی چوکی کے ہاتے میں آگے میں نے فوراً طور پر انہیں 2 ٹولیوں میں تقسیم کر کے ایک ٹولی کو گارڈ روم میں مسلح گارڈ پر قابو پانے اور دوسری ٹولی کو نوجوانوں کو ہینڈز اپ کروانے کا کہا۔ جلدی جلدی دی ہوئی ہدایت میں نے بمشکل ختم ہی کی تھی کہ حوالدار واپس آیا اور مجھے کیپٹن کے کمرے میں لے گیا۔ کیپٹن جوان اور خاصا سمارٹ تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے بنگلہ زبان میں کیم آنچھو اور ایپر کے حال پوچھے کہہ کے انگریزی میں گفتگو شروع کی اور حوالدار میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے چائے کے انتظامات کے لیے چلا گیا۔ ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ ڈیوٹی پر گئے ہوئے فوجی کسی بھی وقت واپس آ سکتے تھے اور ان کے اسلحے کے مقابلے میں ہمارے سائیڈ آرم بالکل بیکار ثابت ہوتے۔ ان کی واپسی سے پہلے ہی ہمیں یہاں پر موجود تمام فوجیوں پر قابو پا کر انہیں بے ہوش کرنا اور اسلحہ اور امونیشن لے کر یہاں سے بغیر مقابلے کے غائب ہونا تھا۔ حوالدار کے جاتے ہی میں نے سلنسر لگا پسٹل نکالا اور اس سے پہلے کہ ہکا بکا کیپٹن کچھ سمجھ سکے اس کے پاس جا کر اس کی کن پٹی سے لگا دیا اور کہا، یہ مذاق یا ایکٹنگ نہیں، میرے ساتھی تمہارے سب جوانوں پر قابو پا چکے ہیں۔ اگر اپنی اور اپنے جوانوں کی زندگی بچانا چاہتے ہو تو پہلے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور میرے ساتھ چل کر اپنے جوانوں کو کہو کہ بلا چونچ راں اور کوئی حماقت کیے بغیر میرے احکام پر عمل کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کیپٹن کی بیلٹ میں بندھے ہولسٹر سے اس کا ریوالور نکال لیا۔ اس کے ریوالور کے دستے پر بنے رنگ میں کلپ لگا تھا جو اس کے کندھے میں لگے سٹار فلیپر میں سے گزرتی ہوئی وسل پٹی میں لگا تھا۔ میں نے اس کے ریوالور کو کلپ سے آزاد کیا۔ کیپٹن نے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کی کنٹ پٹی سے میرا پسٹل لگا اور دوسرے ہاتھ میں اس کا ریوالور پکڑے میں اسے لے کر دوسرے کمرے میں آیا۔ کیسر اور نمبر 2 میری واپسی تک بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ حوالدار سمیت 7 جوانوں کو انہوں نے ہینڈز اپ کرا کے فرش پر لٹا رکھا تھا۔ میں نے کیپٹن کو کہا کہ اپنے جوانوں کو کہے کہ کوئی حرکت نہ کرے ورنہ سب کو گولی مار دی جائے گی۔ کیپٹن نے لفظ بلفظ میرے لفظ بنگلہ زبان میں اپنے جوانوں کو کہے۔ ہم انہیں باندھنے کے لیے رسیاں لانی بھول گئے تھے۔ میں نے نمبر 2 کو کہا۔ اس نے فوری طور پر نوجوانوں کی چارپائیوں کی دانے کاٹ کر ہمارے سامنے رکھ دیں۔ ادھر کیسر نے اس کے بستروں کی چادروں کے ٹکڑے کر کے ان کے منہ میں ٹھونس کر اچھی طرح بند کر دیا اور تھائیوں نے اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ ابھی ہمارا کام مکمل نہیں ہوا تھا۔ ہمیں گارڈ روم کے مسلح جوان کو قابو کر کے اسلحہ خانے کی چابی لینی، سارا اسلحہ اور امونیشن نکالنا، ان سب کو گارڈ روم میں لے جا کر بے ہوش کرنا اور کچن میں کام کرنے والے لانگری کو بھی بے ہوش کرنا تھا۔ ان کی نگرانی پر اپنے 3 ساتھیوں کو چھوڑ کر میں اور کیسر گارڈ روم میں گئے۔ وہاں مسلح گارڈ اپنی رائفل قریبی میز پر رکھے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی رائفل اٹھا کر ہم نے اسے فوری قابو کر لیا اور اسلحہ خانے اور کوارٹر گارڈ کی چابی مانگی۔ دونوں چابیاں اس نے بلا حیل و حجت ہمارے حوالے کر دیں۔ کیسر نے پستول کا دستہ اس کے سر کی پچھلی جانب مار کر اسے بے ہوش کیا اور کوارٹر گارڈ کھول کر اسے گھسیٹ کر اس میں ڈال دیا۔ کوارٹر گارڈ کے ساتھ ہی اسلحہ خانہ تھا جہاں 10 آٹومیٹک رائفلیں، 2 ریوالور اور گولیوں کے بکس پڑے تھے۔ اب ہم کچن میں گئے۔ لانگری چائے بنانے میں مصروف تھا، ابھی وہ ہماری طرف پلٹا بھی نہ تھا۔ میں نے ریوالور کے دستے مار کر اسے بھی بے ہوش کر دیا اور کیسر نے اسے گھسیٹ کر کوارٹر گارڈ میں ڈال دیا۔ کیپٹن کی جیپ ہاتھے میں کھڑی تھی اور اس کی چابی بھی دوسری چابیوں کے ساتھ گارڈ روم میں دیوار سے ٹنگی ہوئی تھی۔ میں نے وہ چابی بھی اٹھا لی۔ کیسر اور میں اب پھر اس کمرے میں آئے
जहां कैप्टन समेत दूसरे जवान बंधे हाथों फर्श पर पड़े थे। अभी थाई ने रस्सियां और चादरों के टुकड़े उठाए। हमने असले की नोक पर इन्हें सिंगल फाइल में क्वार्टर गार्ड चलने को कहा। वो इतने डरे हुए थे कि इतने दहशतज़दा थे कि फौरन ही चल पड़े। क्वार्टर गार्ड में वो सिंगल फाइल में एक एक करके दाखिल हो रहे थे और कैसर और मैं दोनों तरफ खड़े रिवॉल्वर के दस्ते मार मार कर इन्हें बेहोश करते रहे। जब वो सब बेहोश हो गए तो हम पांचों ने इनकी टांगें और पांव बांधे और क्वार्टर गार्ड के बंद करके ताला लगा दिया। अब हम असला खाने की तरफ भागे और सारा असला और अम्युनिशन कैप्टन की जीप में मुंतकिल कर दिया। मुझे अचानक एक बात याद आई। मैं कैप्टन के कमरे में गया और टेलीफोन की तारें काट दी और वायरलेस सेट पर सलेंसर वाले पिस्टल से 2 फायर करके इसे भी नाकारा कर दिया। चौकी में दाखिले के वक्त से लेकर जीप स्टार्ट करने तक हमें 22 मिनट सर्फ हुए थे। रात का अंधेरा फैल चुका था। मैंने तेज रफ्तारी से जीप चलाते हुए मिल की सड़क अबूर की और बड़ी सड़क पर आ गया। हमें ज़रूरत से ज़्यादा असला और अम्युनिशन मिल चुका था। हमने एहतियातन 4 राइफलें और इनके 800 राउंड, 3 रिवॉल्वर और इनकी तमाम गोलियां जो 300 से ज़्यादा थीं अपने लिए अलग कर ली। हमें अब मगरब की जानिब जाना था जबकि सड़क जनूब को घूम रही थी। यहीं पर एक जगह सड़क पहाड़ के इस हिस्से से गुजर रही थी जिससे चंद फीट के फासले पर कम से कम 200 फुट गहराई में दरियाए करनाफली बह रहा था। हमने यहीं पर जीप और फालतू असले को ठिकाने लगाने का फैसला किया। जीप को न्यूट्रल करके ज़रा सा धक्का लगाया और वो लुढ़कनियाँ खाती सैकड़ों फीट गहरी खाई में बहते दरिया में गिरी और डूब गई। इस पहाड़ी इलाके में दरिया की तेज रफ्तारी से बहने का इस कदर शोर था कि इसमें जीप के गिरने की आवाज़ तक सुनाई न दी। हमने तेज कदमों से सड़क का कुछ हिस्सा तय किया और फिर सड़क छोड़कर जनूब को घूमे गए और पत्थर फलांगते सड़क से दूर होते गए। कंपास ने इस सफ़र में हमारी बहुत मदद की। मैंने तो यहाँ आते वक्त कोई ऐसी निशानी जहन में नहीं रखी थी, लेकिन मेरे नंबर 2 ने एक चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आते वक्त हमने यहाँ थोड़ी देर आराम किया था और चाय भी पी थी। राइफलों और अम्युनिशन के वज़न और थकावट के बायस हम में अब यहाँ आने वाली तेज़ी नहीं थी। रात को अंधेरे में पत्थरों से टकराते सफ़र करना भी मुश्किल था। हमने एक बड़ी चट्टान की ओट में पड़ाव किया और टिन फूड खाकर चाय पी। मैंने चारों साथियों की रात को पहरा देने की दो घंटे की ड्यूटी लगाई। अगरचे इस इलाके में भी सांप और बिच्छू कसरत से थे, लेकिन हमने एहतियातन अलाव नहीं जलाया। दूसरे दिन सुबह 9 बजे हम अपने बकिया सफ़र पर रवाना हुए। फौजी ऑटोमेटिक राइफलें हमने अपने कंधों पर लटका रखी थी। ये कोई ऐसा रास्ता न था जिस पर आमदोरफ्त हो। जहाँ कहीं दूर से भी आबादी के आसार दिखाई देते, हम चक्कर काट कर आबादी से दूर होकर गुजरते। मुझे यकीन था कि गुज़श्ता शाम चौकी पर पेश आए वाक़यात की इतलात अब तक डिवीज़न हेडक्वार्टर तक पहुँच चुकी होगी और हमारी हर जगह तलाश शुरू हो चुकी होगी या हो रही होगी, लेकिन हमारे हुलिये के मुताबिक किसी के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि हम भारत से सरहदी पहाड़ अबूर करके मुरंग और मग कबीले से गुजरते हुए चौकी पर हमला करके रंगा माटी की तरफ जा रहे होंगे। सारा दिन चलते रुकते इतने वजन के साथ हम निडाल हो चुके थे। सरे शाम ही हमने एक जगह पड़ाव किया और रात भर गहरी नींद के मज़े लूटे। रंगा माटी अभी हमसे खासी दूरी पर था। हम अगर चाहते तो रात का कुछ हिस्सा भी सफ़र में गुजार सकते थे, लेकिन हमारी और हमारे साथियों की हालत ऐसी दगरगूं हो रही थी कि अगर हम भरपूर आराम न करते तो हम में से कोई यकीनन बीमार होकर चलने से माजूर हो जाता। अगली सुबह 8 बजे हम ताज़ा दम होकर रवाना हुए। बकौल मेरे नंबर 2 के हम इसी रास्ते से करनाफली गए थे। मेरी पहली और अकलौती निशानी वो नदी थी जिसके किनारे किनारे हम मुरंग और मग कबाइल से गुजर कर आए थे। बाद दोपहर अचानक ही वो नदी हमारे सामने आ गई। इसे देखते ही मेरी सफ़र की सारी कोफ्त दूर हो गई। यहाँ हाल मेरे साथियों का था।
रंगा माटी अब हम से 25 मील के फासले पर था। नदी में हमने गुस्ल किया और शेव वगैरह भी बनाई। यख बस्ता पानी से गुस्ल हमें इस वक्त बहुत भला महसूस हुआ। मेरे तमाम साथियों की राय थी कि हम अपना सफ़र जारी रखें और चाहे हमें आधी रात तक ही क्यों न चलना पड़े, हमको रंगा माटी में अपने साथियों के पड़ाव तक बगैर रुके पहुंचना चाहिए। मैंने इनकी इस तजवीज़ से इख्तलाफ किया और कहा कि हम साथियों के पड़ाव से 2-4 मील पहले पड़ाव करेंगे और अगली सुबह अपने साथियों से जा मिलेंगे। मेरे इस इख्तलाफ की वजह ये थी कि हम किसी समोटन शहर में नहीं बल्कि एक कम वैश्य कबीले में जा रहे थे, जहां हमें खिलाफे तो नामुवाफिक हालात का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी सूरत हाल में कम अज़ कम दिन की रोशनी तो होती जिसमें हम हालात का मुकाबला करने की बेहतरीन पोजीशन में होते। रंगा माटी में इस वक्त बिजली नहीं थी और मेरे ख्याल में अब भी नहीं होगी। हमने अपना पड़ाव अपने काफिले से तकरीबन 5 मील पहले किया। दूसरी सुबह हम रंगा माटी की तरफ रवाना हुए। इस छोटे से कस्बे के करीब ही हमें अपने काफिले के पड़ाव के निशान दिखाई दिए। टिन फूड के डब्बे भी इधर उधर बिखरे हुए थे, लेकिन काफिले का कोई नामो निशान न था। हम हैरान थे कि आखिर काफिला कहाँ गायब हो गया। मैंने साथियों को कहा कि अपने कस्बे में जाते हैं, मुमकिन है वहाँ इनका सुराग मिल जाए। परेशान हम सब ही थे। मैं सारे काफिले को गुम होने से परेशान था तो कैसर और नंबर 2 अपने अपने साथियों के लिए कस्बे में दाखिल होकर हमने राजा की हवेली का रुख किया। यहाँ मैं कई बार आ चुका था। अभी हम हवेली के करीब ही पहुंचे थे कि कैसर का एक साथी 4-5 चकमा मर्दों के अमरा हमारी तरफ आता दिखाई दिया। हमारे पास अगर पहले कैसर और अपने भारतीय साथियों से लिपटा और फिर मुझसे और नंबर 2 और इसके साथियों से बगलगीर हुआ। इसने बताया कि पड़ाव के अगले रोज ही सुबह चकमा बाले बरदारों ने इन्हें घेर लिया। आपकी हदायत के मुताबिक हमने इन्हें बताया कि हमने राजा साहब से मिलना है और हमारे काफिला सालार हमें 2 रोज में आन मिलेंगे। वो राजा त्रिदेव राय का पैगाम और ख़त हमारे अमरा लाए हैं। सिर्फ राजा त्रिदेव का नाम इनके पल्ले पड़ा क्योंकि वो हमारी ज़ुबान नहीं जानते थे। वो मेरे 2 साथियों को और मुझे लेकर हवेली में चले गए। कई घंटे के इंतज़ार के बाद राजा साहब के लड़के ने हमें मुलाकात के कमरे में बुलाया। वो बाखूबी अंग्रेज़ी बोलता था और समझ सकता है। हमारा एक अमराई अंग्रेज़ी में थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध रखता है। इसने सारी बात राजा को बताई तो राजा बहुत खुश हुआ और इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि सारे काफिले वालों को यहाँ ले आएं क्योंकि वो सब हमारे मेहमान हैं। हमें मेहमान खाने के 3 कमरों में ठहराया गया और कल्पना और वो जनान खाने में ले गए। इस वक्त से लेकर अब तक हमने कल्पना की सूरत नहीं देखी। हमारी खूब अच्छी तरह से खातर मदारत हो रही है। हर रोज़ एक जिंदा बकरी और 8 जिंदा मुर्गियां और पकाने का तमाम सामान हमें दिया जाता है। रात को सोने के लिए आरामदेह बिस्तर हैं और आपकी आमद का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। राजा हर रोज़ अपने 4-5 अफराद के साथ हमें हमारे पड़ाव के रास्ते पर भेजता है और 4-4 घंटे के बाद हमारी बारी तब्दील होती है। राजा ने अपने आदमी खासी दूर तक आपकी तलाश में इत्तला देने के लिए भेज रखे हैं। कल रात इसके भेजे गए आदमियों ने आकर बताया कि 5 अजनबी मुसाफिर रंगा माटी से चंद मील दूर पड़ाव कर रहे हैं। राजा ने अब मुझे अपने आदमियों के साथ इसलिए भेजा था कि तस्दीक कर सकूं कि आने वाले अजनबी मुसाफिर आप ही हैं या कोई और। आपसे गले मिलते देखकर इसके वो साथी इसे आपकी आमद की इत्तला देने फौरन वापस चले गए। इस लड़के की सारी बातें सुनकर